मैंने लास्ट क्लास में आपको हार्ट की पूरी रूपरेखा समझा दी थी। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट की कितनी वाल्व होती हैं, कितने लेयर से हार्ट बनता है, और कौन से चैम्बर में इनप्योर ब्लड पहले आता है, फिर लंग्स को जाता है, फिर प्योर होकर वापस हार्ट को ही आ जाता है। आज बुकिश लैंग्वेज में, किताब की भाषा में इसको समझ लेते हैं हार्ट को। हार्ट हृदय एक खोखला मांसपेशी एवं संकुचनशील मुट्ठी के आकार का अंग होता है। इन्होंने कहा हृदय एक मिनट के, तो हृदय एक खोखला और मांसपेशी एवं संकुचनशील मुट्ठी के आकार का अंग होता है, जो छाती की हड्डी के पीछे दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं तरफ हटा हुआ होता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये स्टर्नम बोन के ठीक पीछे होता है, और थोड़ा सा इसका जो टर्निंग है वो लेफ्ट साइड में होती है। हार्ट कभी भी लेफ्ट में नहीं होगा, इसकी थोड़ी सी ये तिरछा लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए इसे हम मान लेते हैं कि लेफ्ट की तरफ हार्ट होता है। थोड़ा थोड़ा तिरछेपन के साथ में स्थित होता है। हृदय जन्म से मृत्यु तक बिना स्वार्थ व बिना तनख्वाह के काम करते रहता है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि हार्ट जो है वो परमानेंट काम करता है, 24 घंटे काम करता है, बिना स्वार्थ के करता है। यानी कि इसके पीछे ये इसका स्पेशल फंक्शन है कि ये 24 घंटे बिना रुके काम करता है। अगर हार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है तो यह हमारे जीवन और मृत्यु का सवाल बन सकता है। यह एक पंप के रूप में काम करता है, जिसकी पंपिंग क्रिया लब ढप के रूप में सिकुड़ता और फैलता है। यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है और फैलता है, ये दो क्रियाओं के साथ हार्ट आपका लब ढप की क्रिया करता है। लब और ढप, लब ढप एक साउंड क्रिएट होता है जब हार्ट धड़कना शुरू होता है, उस साउंड को ही लब ढप की क्रिया हम कहते हैं। इसकी पंपिंग क्रिया द्वारा ब्लड आर्टरी से होता हुआ संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। यानी कि जब हार्ट के अंदर से ब्लड निकलता है, प्योर ब्लड, उसे हम अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी को यह ब्लड की सप्लाई होती है, और छोटे छोटे सेल्स तक हमारे ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है। कोशिकाओं का मतलब सेल, तथा शिराओं यानी कि वेन से होता हुआ वापस हार्ट में ही ब्लड आ जाता है। आर्टरीज यानी कि प्योर ब्लड की बात करते हैं हम, और वेन मतलब इनप्योर ब्लड की बात करते हैं। आर्टरीज के माध्यम से पूरी बॉडी में साफ खून चला जाता है, और वेन के माध्यम से पूरी बॉडी से इनप्योर ब्लड हार्ट में आ जाता है। इस प्रकार इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, और इस प्रकार हार्ट एक मीडिएटर के रूप में काम करता रहता है कि पूरी बॉडी से इनप्योर ब्लड थोड़ा थोड़ा कर हार्ट में आता है। हार्ट उसे लंग्स में भेजता है, लंग्स उसे प्योर करता है, और प्योर करके दोबारा हार्ट में भेजता है, और हार्ट फिर आगे दोबारा से बॉडी के अंदर भेज देता है। फिर बॉडी उसका यूज कर इनप्योर कर बॉडी हार्ट को भेजती है। इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार से ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। इसको हम कार्डियक साइकिल या कार्डियक रेट कहते हैं। पूरी बॉडी का ब्लड पहले वेन्स द्वारा हार्ट में आता है, और आर्टरी द्वारा हार्ट से लंग्स में पहुंचता है। और हृदय की हृदय को 3 दीवारें मिलकर बनाती हैं। सबसे पहले अंदर की जो लेयर है उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं, बीच की लेयर को हम मायोकार्डियम बोलते हैं, जबकि बाहर की लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय पहले 2 भागों में डिवाइड होता है, जो कि लेफ्ट और राइट के रूप में होता है। जो लाइन इसे डिवाइड करती है सीधी रेखा के रूप में, उसे सेप्टम कहते हैं। और जो एक दीवार चौड़ाई में यानी कि उसे ऊपर और नीचे डिवाइड करती है, उसे हम ऊपर और लोअर और अपर चैम्बर में जो डिवाइड करती है उसे हम ऑरिफिस कहते हैं। इस तरह इसमें 4 चैम्बर बन जाते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि ऊपर और नीचे, ऊपर के हिस्से को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे के हिस्से को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के रूप में ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हार्ट में 2 रास्तों से ब्लड आता है।
हार्ट में दो रास्तों से गंदा यानी कि इनप्योर ब्लड आता है। तो फर्स्ट चैम्बर में मैंने आपको बताया था कि आपके इनप्योर ब्लड फर्स्ट चैम्बर में आता है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा और नीचे से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये पहुंचता है। ये गंदा ब्लड यानी कि इनप्योर ब्लड यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ एक कीप के आकार के एक छेद होता है जिसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले चैम्बर से ब्लड दूसरे चैम्बर में पहुंचता है और वह एक चैम्बर एक वाल्व को क्रॉस करके पहुंचता है जिसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। और हार्ट जब सिकुड़ता है तो फिर यहाँ से ब्लड दूसरे चैम्बर में इस ट्राइकास्पिड वाल्व को क्रॉस करते हुए हेलो हेलो सर। अब हम देखते हैं आगे, है ना। तो पहले चैम्बर से क्रॉस करते हुए ब्लड दूसरे चैम्बर में पहुंच जाता है और वह ट्राइकास्पिड वाल्व को क्रॉस करता है। यहाँ ये पर यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि जब दोबारा हार्ट सिकुड़ेगा तो इसके अंदर एक और वाल्व है जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व का मतलब है कि यहाँ से लंग्स को ब्लड का जाने का रास्ता है। हार्ट फिर सिकुड़ेगा क्योंकि हार्ट का काम ही सिकुड़ना और फैलना है, तो हार्ट फिर सिकुड़ेगा तो यह पल्मोनरी वाल्व खुलेगा और ब्लड दूसरे चैम्बर से डायरेक्ट लंग्स में पहुंच जाएगा, डायरेक्ट लंग्स में पहुंच जाएगा क्योंकि पल्मोनरी वाल्व खुलेगा। हार्ट की ओर गंदा ब्लड लाने वाली वेन्स हैं और हार्ट से लंग्स की ओर ले जाने वाली आर्टरीज हैं। आर्टरीज में हमेशा साफ खून होता है। जब ब्लड पल्मोनरी वाल्व से लंग्स की ओर जाता है और राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए दोनों लंग्स में ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है। अतः इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह आर्टरी जो हार्ट से खून ले जाती हैं साफ खून है, इनमें ब्लड गंदा होता है, इन्हें पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैं हमेशा शुरू से आपको कह रहा हूं कि आर्टरीज के अंदर अच्छा खून होता है और वेन्स के अंदर बेकार खून होता है। आर्टरीज में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। और जबकि अभी मैंने ये बोला कि हार्ट के दूसरे चैम्बर से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड लंग्स को पहुंच गया है। ये अभी मैंने आपको समझाया, अभी मैंने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को ब्लड पहुंच जाता है इनप्योर ब्लड, जबकि मुझे ये कहना चाहिए था कि पल्मोनरी वेन के द्वारा इनप्योर ब्लड लंग्स को पहुंच जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वेन के अंदर बेकार खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी के अंदर अच्छा खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ तो ये बेकार खून था और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना। तो ये तो फिर वेन के द्वारा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आपको पिछला चैप्टर मेरा ध्यान होगा जो मैंने आपको समझाया था हार्ट के बारे में, कि इसमें हार्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि हार्ट को जितना भी ब्लड जो भी लेकर आएगा हार्ट की ओर जो लेके जाएगा उसके लिए वो वेन होती है और हार्ट से जो भी ब्लड लेके जाएगा वो आर्टरी होती है। केवल हार्ट में ही ये रूल अपोजिट हो जाता है। एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है कि हार्ट ने क्या कहा है, मुझे आर्टरी और वेन से कोई मतलब नहीं है कि कौन अच्छा लेकर आएगा कौन बेकार लेके जाएगा। हार्ट ने कहा कि मेरे लिए नियम ये है कि जो भी मेरे लिए ब्लड लेके आएगा वो मेरे लिए वेन होगी और जो मुझसे ब्लड लेके जाएगा वो आर्टरी होगी। तो अभी आप ये देखिए कि हार्ट को सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आया, जो कि हार्ट के पहले चैम्बर में ब्लड लेकर आती है। तो इसलिए ये वेन है और वेन वेना कावा है यानी कि इनप्योर ब्लड ही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब लेकिन हार्ट से लंग्स को ब्लड जा रहा है, तो हार्ट से लंग्स को ब्लड जा रहा है तो हार्ट ने क्या कहा था, जो भी मुझसे ब्लड लेके जाएगा वो क्या होगी, आर्टरी कहलाएगी। तो यहाँ पर हालांकि ये इनप्योर ब्लड है, जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इनप्योर ब्लड है, लेकिन फिर भी हम इसे आर्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मजबूर हैं उसके हार्ट के नियम के हिसाब से। हार्ट ने कहा कि जो भी मुझसे ब्लड लेके जाएगा उसको हम आर्टरी ही कहेंगे, चाहे वो अच्छा लेके जाए चाहे बेकार लेके जाए। तो हमने इसका नाम इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी रखा, जबकि हमें यहाँ पर क्या बोलना चाहिए था, पल्मोनरी वेन कहना चाहिए था।
मेरी बात समझ आई? तो हार्ट में, केवल हार्ट में ये उल्टा नियम है कि हार्ट को जो भी ब्लड लेकर आएगा उसे हार्ट वेन कहता है, और हार्ट से जो भी ब्लड लेके जाएगा उसे आर्टरी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें, इसीलिए इन्हें पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इन्हें पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और इनमें जबकि इनप्योर ब्लड होता है, यहाँ लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है। हार्ट जब भी लंग्स को ब्लड भेजता है, हार्ट जब भी लंग्स को भेजता है, तो लंग्स क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर बाहर छोड़ देता है और उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल देता है। जैसे ही लंग्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालता है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड के अंदर तो उसे कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। तो लंग्स लंग्स और हार्ट के बीच में क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। कि हार्ट ने जो ब्लड लंग्स में भेजा था, लंग्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। परिणाम स्वरूप लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और लंग्स के द्वारा ब्लड में ऑक्सीजन डाल दी जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि यह लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल दी जाती है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया जाता है। अब ऑक्सीजन के मिलने से यह ब्लड प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है। अब यह ब्लड लंग्स ने इनप्योर को प्योर कर कर दोबारा हार्ट में भेज दिया जाता है। अब ये कैसे भेजा जाएगा, दो लंग्स है तो राइट पल्मोनरी हो गया और लेफ्ट पल्मोनरी हो गया, लेकिन ये हार्ट को ब्लड लेके जा रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि हार्ट को ब्लड लेके जाएंगे तो इनप्योर क्या कहलाएंगे, वेन कहलाएंगे, क्योंकि हार्ट को ब्लड लेकर आ रहे हैं इसलिए ये वेन कहलाते हैं। तो इसको हम कहते हैं राइट पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के द्वारा प्योर ब्लड हार्ट को पहुंच जाता है। प्योर ब्लड अब हार्ट को पहुंच जाता है। अब ठीक है, प्योर ब्लड हार्ट में भेज दिया जाता है। अब है तो ये वेन्स, लेकिन फिर भी इसके अंदर साफ खून होता है क्योंकि ये हार्ट को ब्लड लेके जा रहे हैं। अब ब्लड दोबारा से सिकुड़ेगा, लेफ्ट आर्टरियम में आता है। जब हार्ट दोबारा से सिकुड़ेगा तो तीसरे चैम्बर में जो ब्लड लंग्स के माध्यम से पहुंचा है ये सिकुड़कर चौथे चैम्बर में आएगा, और यहाँ पर बाईकास्पिड वाल्व के द्वारा हार्ट के सिकुड़ने से नीचे के लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है और हार्ट फिर से सिकुड़ता है, और यह चौथे चैम्बर से अरोटिक वाल्व के द्वारा, अरोटा से यानी कि महाधमनी से उसकी कई सारी शाखाएं और उपशाखाओं के द्वारा यह शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। आर्टरीज का सबसे बड़ा भाग अरोटिक वाल्व है। अब ये तो हुआ कि वेन गंदा खून हार्ट को में लेकर आती है और आर्टरी साफ खून हार्ट बॉडी को लेके जाती है, परंतु हार्ट में खुद के लिए ब्लड कैसे आता है, हार्ट में खुद के लिए एक ब्लड की सप्लाई अलग से होती है। हार्ट को काम करने के लिए एक ब्लड की सप्लाई चाहिए जिसको हम ब्लड का कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ब्लड कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल या अन्य किसी वजह से रुकावट आ जाती है तो उस कंडीशन को हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। क्योंकि थ्रम्बो का मतलब है क्लॉटिंग होना और कोरोनरी का मतलब है कोरोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग का होना। तो हार्ट की इसको मेन आर्टरी भी कहा जाता है, और मेन आर्टरी में ब्लॉकेज होने पर आदमी के बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए मेन आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है तो यह एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। हार्ट के सिकुड़ने का टाइम 0.3 सेकंड यानी कि 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा, और फैलने का टाइम 0.5 सेकंड के बीच में होता है। यानी कि 1 सेकंड से भी कम हिस्से में हार्ट सिकुड़ और फैल जाता है। इस प्रकार 1 मिनट में हार्ट लगभग 72 बार धड़क चुका होता है और यह धड़कन लबधब जैसी आवाज के साथ होती है। हार्ट जब सिकुड़ता है तो जिस प्रेशर से यह सिकुड़ता है या फैलता है, सिकुड़ने के प्रेशर को हम सिस्टोलिक बीपी यानी कि ऊपर वाला बीपी कहते हैं, और जबकि जो फैलने का जो बीपी है
उसे डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेज शेयर करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। तो बीपी चेकिंग की वीडियो आज मैं आपको भेज दूंगा, मैंने ये लिख लिया है, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि ऊपर का बीपी कैसे चेक करते हैं, नीचे का बीपी कैसे चेक करते हैं। और जिस प्रेशर से ये फैलता है उसे डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। ऊपर का नॉर्मल बीपी 120 होना चाहिए, जबकि नीचे का बीपी सामान्य 80 होना चाहिए। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है और चढ़ते समय पर यह लब ढप बोलना शुरू कर देता है। जहां पर ये आवाज आने लगती है उसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। और जब नीचे की तरफ आते आते पारा लब ढप लब ढप लब ढप लब ढप लब ढप 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 ढप, जहां पर आवाज आनी बंद हो जाती है उसे नीचे का बीपी कहते हैं। इस तरह 1 मिनट में हार्ट अपने अंदर से लगभग 5 इस तरह 1 मिनट में हार्ट अपने अंदर से लगभग 5 लीटर ब्लड बाहर निकाल चुका होता है। जहां कहीं भी अगर कार्डियक वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। इसको हम जैसे कार्डियक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, CMD बोलते हैं इसे, यानी कि कार्डियक मतलब हार्ट, मस्कुलर मतलब मसल्स, डिस्ट्रॉफी का मतलब डिस्ट्रॉय होना। हार्ट की मसल्स का डिस्ट्रॉय होना कार्डियक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है। जहां भी पैरी वर्ड आ जाता है, पैरी मतलब होता है ऊपर की लेयर, यानी कि ऊपर यानी कि बाहर की चीजों के बारे में बताता है। पेरिकार्डियम यानी ना, सबसे बाहर की लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। एंडो का मतलब है अंदर की लेयर, यानी कि सबसे अंदर की लेयर, एंडोकार्डियम हमने बोला अंदर की लेयर। इसी प्रकार राइट हैंड की मुट्ठी को सामने की तरफ बंद कर कर अगर हम रख लें तो ये हमारे हार्ट का शेप बन जाएगा। यानी कि राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करें और अपने छाती पर रख लें, इतना ही हार्ट हमारा होता है, इतना बड़ा ही हमारा हार्ट होता है ना। बंद करके रख लें तो उसका आकार जितना होगा वह हमारे हार्ट का साइज होता है। अगर कहीं भी थ्रम्बो का मतलब आ जाए तो वह ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताता है, यानी कि यह ब्लड क्लॉटिंग की जानकारी देता है। कोरोनरी थ्रम्बोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज का होना, है ना। अगर हार्ट में छेद हो जाए तो उसे होल इन हार्ट की बीमारी कहते हैं। हार्ट में कहीं पर भी छेद हो जाता है तो उसे होल इन हार्ट कहा जाता है। तो छेद कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए हमने दो दीवारों के बारे में पढ़ा था। एक दीवार उसे लेफ्ट और राइट में बीचों बीच डिवाइड करती है, उसे हम सेप्टम बोलते हैं। एक दीवार उसे ऊपर और नीचे डिवाइड करती है लिटाकर, उसे हम ऑरिफिस बोलते हैं। अगर हार्ट में सेप्टम में छेद है तो यह ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेप्टम हार्ट को लंबाई में दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक राइट और एक लेफ्ट में। आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि जो लेफ्ट का हिस्सा है वो इम्प्योर वाला है और राइट का हिस्सा जो है वो प्योर वाला है। अगर इस दीवार में छेद हो जाए तो राइट और लेफ्ट के दोनों ब्लड आपस में मिल सकते हैं, यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल जाते हैं। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर साफ पानी और गंदा पानी एक साथ मिल जाए आपके घर को आने वाला पाइप, तो आपको पीने के लिए भी गंदा पानी मिलेगा और आप बीमार पड़ सकते हैं। यानी कि एक साफ पानी के जो पाइप है उसी के बराबर में से नाली का पाइप निकल रहा हो और दोनों दोनों के बीच में मिक्सअप हो जाए पानी, तो जो साफ पानी पीने के लिए आ रहा है वो भी गंदा हो जाएगा और इस तरीके से लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा ही हार्ट के साथ होता है कि एक दीवार है जो केवल ब्लड, जो प्योर ब्लड और इम्प्योर को अलग अलग करती है। अगर उस दीवार में छेद हो जाए तो प्योर ब्लड और इनप्योर ब्लड मिक्स हो जाएगा, और जब बॉडी को प्योर ब्लड पहुंचेगा तो वो इनप्योर पहुंचेगा, क्योंकि उसके साथ गंदगी भी मिल जाएगी। और इस प्रकार हमारे शरीर को गंदा ब्लड मिलने पर हमारे सेल डेड होने लग जाएंगे और हमें बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए सेप्टम में छेद होना ये ज्यादा खतरनाक है। ऑरिफिस में छेद हो जाए, ऑरिफिस क्या करती है, हार्ट को ऊपर और नीचे डिवाइड करती है ना। तो ऊपर ऊपर के यानी कि लेफ्ट ऊपर का एरिया फर्स्ट फ्लोर और नीचे का एरिया ग्राउंड फ्लोर। अगर ऑरिफिस में छेद हो जाए तो ऊपर भी इनप्योर है नीचे भी इनप्योर है, ऊपर भी प्योर है और नीचे भी इनप्योर है।
यानी कि राइट में अगर देखें तो ऊपर भी प्योर है, नीचे भी प्योर है। लेफ्ट में देखो तो ऊपर भी इनप्योर है, नीचे भी इनप्योर है। तो अगर ऊपर नीचे ये छेद हो भी जाएगा तो गंदा गंदा आपस में मिल जाएगा, साफ साफ आपस में मिल जाएगा। केवल फर्क क्या होगा कि उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जिस प्रेशर से ब्लड को बाहर आना चाहिए था वह प्रेशर नहीं आएगा, बाकी काम चल जाएगा। यानी कि वह कंडीशन हो गई कि जब लोग हार्ट के छेद के साथ, यानी कि होल इन हार्ट के साथ जिंदगी सालों साल गुजार देते हैं, उसका मतलब उनको जो होल इन हार्ट होगा वो ऑरिफिस में होगा। यानी कि प्योर और प्योर आपस में मिक्स हो रहा है और इनप्योर और इनप्योर हो रहा है। लेकिन कुछ लोग होल इन हार्ट की वजह से कुछ सालों में ही मृत्यु हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है। क्योंकि अगर ये छेद सेप्टम में हुआ तो प्योर और इनप्योर इन आपस में मिल जाएंगे और सारे शरीर को इनप्योर ब्लड पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु, यानी कि पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि होल इन हार्ट कहाँ पर है, दिल में छेद कहाँ पर है ना। तो मुख्यतः 3 जगहों पर दिक्कत आ सकती है। देखो, होल इन वेंट्रिकल तो इसे वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट कहेंगे, यानी कि जो हमारे बीच का सेप्टम है उसमें कहीं छेद हुआ है, तो ऊपर के हिस्से में तो हम उसे क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, और नीचे के हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं। तो यानी कि अगर ऊपर के हिस्से में हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट। यानी कि सेप्टम में छेद हुआ है लेकिन वेंट्रिकल के हिस्से में हुआ है, तो जहां पर प्योर और इम्प्योर मिक्स हो सकता है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं वेंट्रिकल सेप्टम डिफेक्ट, जो कि क्रिटिकल है। दूसरा ये भी हो सकता है कि नीचे के हिस्से में हो जाए, आर्ट्रियम के हिस्से में छेद हो जाए, तो आर्ट्रियम सेप्टम डिफेक्ट कहलाएगा। ये दोनों ही कंडीशन खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि इस समय पर प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर पल्मोनरी आर्टरीज में डिफेक्ट हो जाए तो उसे पेटेंट डक्ट आर्ट्रियोसिस कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी होगी, आप लोग सोचिए। पल्मोनरी आर्टरीज वे आर्टरीज थी जो हार्ट के दूसरे चैम्बर से इनप्योर ब्लड लंग्स को लेके जा रही थी। पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी यानी कि लंग्स, आर्टरी का मतलब, अब ब्लड के हिसाब से, हार्ट के हिसाब से तो आर्टरी में गंदा खून है, तो यानी कि गंदा खून वह रास्ता जब हार्ट से इनप्योर ब्लड लंग्स को जा रहा है, हार्ट से इनप्योर ब्लड लंग्स के पास जा रहा है प्योर होने के लिए, उस रास्ते को हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसे पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी आप लोगों को मैंने बताया था अभी कि कोरोनरी क्या है, मेन आर्टरी होती है लंग्स की, है ना, जो लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है लंग्स को काम करने के लिए। अगर इसमें कोई क्लॉटिंग हो जाए तो इसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। यानी कि अगर कोरोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाए तो इसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, यानी कि हार्ट की मेन आर्टरी को हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों में बर्थ से ही, यानी कि जन्म से ही होल इन हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इट मींस प्रेगनेंसी में अगर माँ को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसा होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में माँ को फॉलिक एसिड की दवाइयाँ निःशुल्क बांटी जाती हैं। अगर फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी में कमी है तो कई बार बच्चों की स्पाइन भी अनडेवलप्ड हो जाती है और उसकी नसें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम स्पाइना बाइफिडा की समस्या कहते हैं। स्पाइना बाइफिडा क्या है कि छोटे, मैं आपको बताया था कि फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। अगर बच्चों को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी लगातार बनी रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चों के मन के प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, यानी कि वर्टिब्रा जो है, जो हमारी स्पाइन के मनके हैं, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते और उनके डेवलपमेंट ना होने की कंडीशन को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। तो कुछ बच्चों में जन्म से ही स्पाइना बाइफिडा की समस्या हो सकती है क्योंकि उनके मन के प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए। कुछ लोगों को हार्ट में पेस मेकर लगाया जाता है। यह हार्ट से काम करवाता है, जो कि लपटप लपटप की तरह हार्ट काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होता है, ये एक हल्का सा करंट पैदा करता है जिससे हार्ट लपटप लपटप करता है और हार्ट के पेस मेकर को एबी नोड कहा जाता है, जहां से सोडियम की वेव चलती है। कहते हैं कि बिना वजह कोई कुछ नहीं होता है। कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है
तब तक माँ दूध उसे पिलाती नहीं है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध पिलाएगी नहीं, यानी कोई भी चीज बेवजह नहीं है। अगर मैंने ये कहा कि हार्ट अपने आप लप डप काम करता है, बिना वजह करता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कारण है। इसका कारण है कि साथ में हार्ट के पास में भगवान ने एक बटन लगाकर भेजा है। उस बटन से लगातार करंट पास होता है। उस बटन से लगातार करंट पास होता है और यह करंट हार्ट को लगता है। हार्ट को जैसे ही करंट लगेगा हार्ट सिकुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे हार्ट फैलेगा। जैसे ही फिर हार्ट फैलता है और उस करंट के दायरे में पहुंचता है, फिर हार्ट सिकुड़ जाता है। फिर हार्ट फैलता है और जैसे ही उस करंट के दायरे में पहुंचता है, फिर हार्ट सिकुड़ जाता है। तो हार्ट का फैलना और सिकुड़ना एक नेचुरल प्रोसेस होती है उस करंट की वजह से। उस करंट को पास करने वाले इंस्ट्रूमेंट को, उस पार्ट को हम एबी नोड कहा जाता है। एबी नोड एक एक नेचुरल तरीके से भगवान ने एक बटन बनाया हुआ है जहां से परमानेंट करंट निकलता रहता है। करंट परमानेंट करंट निकलता है और जिसकी वजह से हार्ट आपका लपटप 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 कपता रहता है। अगर ये एबी नोड खराब हो जाए तो करंट निकलना बंद हो जाएगा और हार्ट की मांसपेशियां सिकुड़ना और फैलना बंद कर देती हैं, क्योंकि जब करंट ही नहीं लगेगा तो हार्ट की मांसपेशियां फैलेंगी और सिकुड़ेंगी क्यों। अब जब ये एबी नोड खराब हो जाता है तो हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर देता है। इस समय पर हमें आर्टिफिशियली एपी नोड लगाना पड़ता है और इसी को हम आर्टिफिशियली जो एपी नोड लगाया जाता है इसे पेस मेकर कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हार्ट के पेशेंट कहता है मेकर लगवाया है, पेस मेकर लगवाया है। इसका मतलब है कि उसने आर्टिफिशियली करंट पास करने की मशीन अपने हार्ट में फिट करा ली है। अब वो मशीन जो है वो करंट पास करती है, हार्ट काम करता है। वो मशीन करंट पास करेगी, हार्ट काम करेगा। तो इसी करंट को पास करने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर। मेरी बात समझ आई आप लोगों को। हमने आगे बढ़ाया है और इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में हार्ट का पहला चैम्बर, हार्ट का दूसरा चैम्बर, हार्ट का तीसरा चैम्बर, हार्ट का चौथा चैम्बर। तो आपको इतना तो अब तक समझ आ गया है कि हार्ट के पहले चैम्बर में सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आता है। हार्ट सिकुड़ता है, फिर फैलता है, तो हार्ट से ब्लड जो है वो दूसरे चैम्बर में ट्राइकास्पिड वाल को क्रॉस करते हुए इस चैम्बर में पहुंच जाता है। दूसरे चैम्बर से जो ब्लड है वो लंग्स को जाता है। ये लंग्स को ब्लड जा रहा है। ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वे आर्टरी के द्वारा लंग्स को चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को चला जाता है और लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। यहाँ लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लंग्स के अंदर। कि लंग्स क्या करता है, प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है और ब्लड को प्योर कर देता है। इस प्योर ब्लड को दोबारा से लंग्स इस प्योर ब्लड को दोबारा से लंग्स हार्ट के तीसरे चैम्बर में भेज देता है, यानी कि पल्मोनरी वेन के द्वारा इस प्योर ब्लड को हार्ट के तीसरे चैम्बर में भेज दिया जाता है। तीसरे चैम्बर के सिकुड़ने पर यह ब्लड बाइकास्पिड के द्वारा चौथे चैम्बर में पहुंच जाता है और चौथे चैम्बर के सिकुड़ने पर यह ब्लड पूरी बॉडी को अरोटा के द्वारा सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये अरोटा है। अरोटा मैंने आपको बताया था कि आगे जाकर आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। अरोटा यानी कि एक बहुत बड़ा पाइप जिससे प्योर ब्लड की सप्लाई हमारी बॉडी को होती है। अरोटा आगे जाकर इंफीरियर आर्टरी और सुपीरियर आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। सुपीरियर आर्टरी से प्योर ब्लड की सप्लाई ऊपर के पार्ट को और इंफीरियर आर्टरी के द्वारा नीचे के एरिया को प्योर ब्लड की सप्लाई चली जाती है। सबसे पहले यह प्योर ब्लड की सप्लाई हमारे लिवर को जाती है। तो लिवर को
हम मेडिकल साइंस में हेपेटिक के वर्ड से जानते हैं। तो यह लिवर को प्योर ब्लड की सप्लाई हेपेटिक आर्टरी के द्वारा पहुंच जाती है। हेपेटिक आर्टरी के द्वारा ब्लड लिवर को प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है। लिवर अपने जो भी काम है उनको करता है। लिवर के 1200, 1500, 1600 जो भी फंक्शन है वह हेपेटिक आर्टरी के द्वारा मिले हुए ब्लड के द्वारा उसको यूज करता है और अपने फंक्शन को कंप्लीट करता है। अपने फंक्शन को कंप्लीट करते हुए यह हेपेटिक आर्टरी के प्योर ब्लड को इनप्योर कर देता है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है। जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वह ब्लड इनप्योर कहलाता है और इसको लिवर हेपेटिक वेन के द्वारा, इस ब्लड को हेपेटिक वेन के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में मिक्स कर देता है। ये बड़ा वाला गंदा नाला है जिसमें छोटी छोटी नालियों से इनप्योर ब्लड आता रहेगा। तो ये इसको हार्ट से लिवर को जो ब्लड सप्लाई हुई है वो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा होती है। इसके बाद नीचे की तरफ एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम पोर्टल आर्टरी कहते हैं। पोर्टल का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि इस पोर्टल पे जाइए। पोर्टल का मतलब जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। पोर्टल क्यों है इसका नाम? क्योंकि यह ब्लड सप्लाई सिप्स को होती है। सिप्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स सिप्स कहलाती है, जिसमें सिप्स की फुल फॉर्म है स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और स्प्लीन। इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन और स्टमक, इतने सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम सिप्स कहते हैं, तो इसको हम पोर्टल कहते हैं। तो पोर्टल आर्टरी के द्वारा सिप्स के ऑर्गन्स को प्योर ब्लड की सप्लाई चली जाती है। अब यह ऑर्गन, सभी ऑर्गन, चाहे पैंक्रियाज हो, स्प्लीन हो या आपका स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, ये सभी प्योर ब्लड के को यूज करते हैं और अपने अपने काम पूरे करते हैं। अपने कामों को पूरा करते हुए यह इस प्योर ब्लड को इनप्योर बना देते हैं और यह ब्लड बाहर निकलता है इम्प्योर होकर पोर्टल वेन के रूप में। पोर्टल वेन के रूप में, लेकिन भगवान ने इसका कनेक्शन डायरेक्ट इंफीरियर आर्टरी से नहीं जोड़ा है। भगवान चाहता तो इस पोर्टल वेन का कनेक्शन इंफीरियर आर्टरी के द्वारा कनेक्ट कर सकता था, लेकिन इसने इस इनप्योर ब्लड की सप्लाई लिवर के साथ जोड़ देता है। तो लिवर को जो इनप्योर ब्लड की सप्लाई सिप्स से होती है इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक मतलब लिवर हो गया, पोर्टल का मतलब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गया, वेन का मतलब इनसे निकलने वाला गंदा खून हो गया। इनसे निकलने वाला गंदा खून डायरेक्ट इंफीरियर आर्टरी में ना पहुंचकर हमारे लिवर को पहुंचता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि सिप्स में आप देखेंगे तो ऑर्गन्स कौन से हैं? आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और स्प्लीन। ये सभी, ज्यादातर स्प्लीन को छोड़ दें तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जिसमें खास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका स्टमक और इंटेस्टाइन तो है ये। तो यानी कि गलती से अगर आपने गुस्से में या किसी को उकसाने पर जहर खा लिया तो वो जहर कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। पेट के द्वारा कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, है ना। तो ब्लड अगर डायरेक्ट इंफीरियर आर्टरी के द्वारा जोड़ दिया जाता पेट का, तो ये डायरेक्ट जहर कहाँ पहुंच जाता? आपके हार्ट में पहुंच जाता। तो हार्ट में डायरेक्ट जहर ना पहुंचे तो भगवान ने क्या करा कि पेट की जो ब्लड है, पेट का जो इनप्योर ब्लड है उसको लिवर के साथ जोड़ दिया। लिवर के पास इतनी ताकत है कि वह आपके आए हुए जहर को खत्म करने की ताकत रखता है, क्योंकि लीवर के अंदर फंक्शन में हमने पढ़ा था कि लिवर के पास कफर सेल्स होती हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुरक्षात्मक काम करती हैं और किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी साइड इफेक्ट को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो लिवर इनको खत्म कर सकता है, इसके साइड इफेक्ट को खत्म कर सकता है और आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो कई बार आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति, कोई हीरो हीरोइन जहर खा लेती थी और उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। डॉक्टर दो शब्द कहता था, दो लाइन कहता था, या तो आपने वो लाइन सुनी होगी, डॉक्टर कहता था कि समय रहते आप इसको लेकर आ गए, इनकी जान खतरे से बाहर है। समय रहते का मतलब कि जब तक जहर पूरी बॉडी में नहीं फैला था तब तक का समय सही ही है, यानी कि लिवर ने जहर को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो यानी कि समय रहते आप लेकर आ गए, इसलिए जहर पूरी बॉडी में नहीं फैला।
दूसरा सेंटेंस, आपने लाने में देर कर दी, अब यह बचना नामुमकिन है। लाने में देर कर दी का मतलब लिवर को भी जहर क्रॉस कर चुका है। लिवर को क्रॉस करने का मतलब है कि जैसे ही लिवर को क्रॉस करेगा जहर, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो लिवर आपके लिए एक गेट कीपर का काम करता है, कि गेट कीपर का मतलब है कि आपके कोई भी अनवांटेड तत्व, यानी कोई भी आपके दुश्मन वगैरह, उसे बॉडी के अंदर रोकने का काम लिवर करता है। अगर लिवर से चीजें निकल गई तो इसका मतलब उसका शरीर में असर हो सकता है, और लिवर ने अगर रोक ली है इसका मतलब अभी बॉडी में जहर नहीं फैला है। तो इसलिए भगवान ने सिप्स का कनेक्शन डायरेक्ट इंफीरियर आर्टरी के द्वारा नहीं जोड़ा। नहीं तो इंफीरियर आर्टरी तो कहाँ जा रही है, हार्ट के पास जा रही है, और हार्ट इसको क्या करता, लंग्स के पास भेज देता, लंग्स फिर हार्ट को भेजता और हार्ट पूरी बॉडी में से सर्कुलेट कर देता। तो इसलिए सिप्स का ब्लड, इनप्योर ब्लड, इंफीरियर आर्टरी में ना भेजकर पहले लिवर के पास भेजा जाता है। लिवर देखता है कोई इसमें ऐसी चीज तो नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप जो कुछ भी खाते हैं, आप अच्छा खाते हैं, बेकार खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, पहले वो लिवर के पास पहुंचता है, और लिवर डिसाइड करता है कि इसको आगे भेजना है या नहीं भेजना है, इसको शरीर के हित में है या शरीर के अहित में है, यानी कि ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है या शरीर को फायदा करेंगी। तो इसलिए लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी और मजबूरी भी है, क्योंकि अगर लिवर ने कोई चीज आगे नहीं भेजी है तो फिर आपको वो उन चीजों का फायदा नहीं होगा, और लिवर ने अगर वो चीजें आगे भेज दी हैं तो वो बेकार चीजें भी पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। यहां तक आपको समस्या तो नहीं? अब हमने देखा कि अरोटा के इंफीरियर आर्टरी के द्वारा पोर्टल को भी प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंच गई है। स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन और इन सब ऑर्गन्स अपने प्योर ब्लड की सप्लाई को यूज कर कर इसको आगे इम्प्योर ब्लड में भेज देते हैं, और इसको पहले लिवर के पास भेजते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा, और लिवर इसमें से देखता है कि कोई भी ऐसी चीज जो शरीर के हित में नहीं है, अगर आ गई है गलती से तो उसे फिल्टर करेगा और इसे फिर जाकर इंफीरियर आर्टरी में जोड़ेगा। इंफीरियर आर्टरी में से फिर हार्ट को जाएगा, फिर हार्ट उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। इसमें से ही एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं। रेनल आर्टरी का मतलब कि किडनी को प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है। किडनी के फंक्शन में आपको बताऊंगा किडनी कैसे फिल्टर करेगी ब्लड को। तो किडनी के पास ब्लड फिल्टर होने के पास जाता है, और वह है रेनल आर्टरी के द्वारा। रेनल का मतलब किडनी है, आर्टरी का मतलब प्योर ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है, यह किडनी के पास पहुंचता है। किडनी इस ब्लड का इस्तेमाल करती है उसको फिल्टर करने के लिए, और किडनी के जितने भी फंक्शन हैं उन सबको कंप्लीट करती है। किडनी की जो आर्टरी है उसे रेनल आर्टरी कहते हैं। किडनी अपने सारे फंक्शन कर लेती है और उस ब्लड को इनप्योर कर देती है, और इनप्योर कर कर उस ब्लड को रेनल वेन के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में मिला देती है। इंफीरियर वेना कावा कौन सा है, बड़ा नाला जिसके अंदर छोटे छोटे गंदे गंदे खून आ रहा है, इनप्योर ब्लड आ रहा है, तो उसको हम रेनल वेन कहते हैं। रेनल वेन के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है। किडनी के फंक्शन क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, किडनी क्या क्या काम करती है। अभी तो केवल एक सिंबॉलिक मैंने एक फंक्शन बताया है कि किडनी के अंदर प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है, और किडनी उस ब्लड को फिल्टर कर देती है, उसमें से उसमें से अमोनिया, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, एल्बुमिन, ये सब जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको किडनी यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है, और प्योर ब्लड को इम्प्योर बना देती है, और ये इनप्योर ब्लड रेनल वेन के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में मिल जाता है। अब किडनी से ब्लड निकलकर इंफीरियर वेना कावा में पहुंच जाता है और यह फिर प्योर होने के लिए जाएगा। अब एक और आर्टरी निकलती है जिसे हम लोअर आर्टरी कहते हैं। लोअर आर्टरी के द्वारा लोअर टंग, यानी कि आपकी दोनों थाइज में, आपके रिब्स में, आपके आपके लिम्स में, पैरों में, घुटने में, काफ मसल्स में, दोनों पैरों में, पंजों में
प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है। इस प्योर ब्लड की सप्लाई को ले जाने वाले लोअर आर्टरी कहलाती है, और इस ब्लड को यह सभी ऑर्गन्स इस ब्लड का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल कर कर इसको इनप्योर ब्लड बना देते हैं। यह सब इनप्योर ब्लड बनाकर लोअर वेन के द्वारा यही ब्लड फिर इंफीरियर वेना कावा में मिल जाता है, और यह पूरा का पूरा ब्लड फिर हार्ट में पहुंच जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल आर्टरी, रेनल आर्टरी, लोअर आर्टरी, इन सब के द्वारा इन ऑर्गन्स को, हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है। और इस तरीके से यही सभी ऑर्गन इस खून का इस्तेमाल करते हैं ब्लड का, और इसे इनप्योर करके एक बड़े नाले से इंफीरियर वेना कावा में डाल देते हैं, और ये इंफीरियर वेना कावा से ब्लड होते हुए फिर हार्ट के पहले चैम्बर में पहुंच जाता है ना। अब हम ऊपर क्या देखते हैं कि एक आर्टरी ऊपर की तरफ गई थी जिसे हम सुपीरियर आर्टरी कहते थे। सुपीरियर आर्टरी के द्वारा हमारे हेड, नेक, अपर लिम्स, दोनों हाथ, हमारी गर्दन, हमारे फेस को प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है। सारा काम हो गया। प्योर ब्लड की सप्लाई हमारे सुपीरियर आर्टरी के द्वारा हो जाती है। अब सुपीरियर आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई जो पहुंची है, अब ये हेड है, नेक है, अब फेस है, अपर लिम्स, दोनों हाथ हैं, इस पूरे ब्लड को, प्योर ब्लड को यूज करते हैं, और यूज करने के बाद इसको इनप्योर कर देते हैं, और इनप्योर करने के बाद सुपीरियर वेना कावा के द्वारा यही प्योर ब्लड की, इनप्योर ब्लड की सप्लाई फिर हमारे हार्ट के पहले चैम्बर में आ जाती है। और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। फिर ये हार्ट इसी ब्लड को फिल्टर करके लंग्स में भेजता है करने के लिए, लंग्स उसको फिल्टर करके दोबारा से हार्ट में भेज देता है, हार्ट इसे पूरे बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई भेज देता है। और इस पूरे के पूरे सर्कुलेशन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें हम ये इसको ग्रेटर सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हार्ट का कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। जो मैंने ये समझाया है, ये आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यही कहानी इसमें सारी की सारी लिखी गई है जो मैंने आपको अभी ये समझाई थी। ठीक है, इसमें छोटे छोटे 4 डायग्राम पूछे जाते हैं, ये आपको समझने हैं, जो डायग्राम आपसे बनवाए जा सकते हैं। यहाँ तक कोई। अब हम छोटे छोटे सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। अब पूछा जा सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन को समझाइए। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है, पल्मोनरी का मतलब लंग्स है, और लंग्स और हार्ट के कनेक्शन को समझाना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब कि हम हार्ट और लंग्स के सर्कुलेशन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे समझाएंगे? हार्ट के पहले चैम्बर से ब्लड दूसरे चैम्बर में जाता है, दूसरे चैम्बर से ब्लड हमारे लंग्स को जाता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू जाता है? आपके पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स को ब्लड सप्लाई जाती है। पल्मोनरी लंग्स, अब लंग्स इस ब्लड को प्योर कर देता है, और इसको पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट के तीसरे चैम्बर में भेज देता है। अब तीसरे चैम्बर से ब्लड चौथे चैम्बर में जाता है, चौथे चैम्बर से फिर हार्ट हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड हमारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। यानी कि हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में ब्लड के आने के रास्ते को, इस सर्कुलेशन को, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसी सर्कुलेशन को पूछा जाए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का डायग्राम बनाइए, तो आपको लंग्स और हार्ट के सर्कुलेशन को दिखाना है, जैसे इन्होंने दिखाया है। तो इसमें हमें ये सर्कुलेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, जो हार्ट हेड को ऊपर की तरफ चला गया ब्लड, ये दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल हमें हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट वाली सर्कुलेशन को दिखाने की आवश्यकता है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक पूछा जाता है हिपेटिक सर्कुलेशन को दिखाइए। हिपेटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हृदय से कैसे लिवर को लंग ब्लड सप्लाई जाती है, और लिवर से कैसे वापस हृदय को चली जाती है। तो आपको मैंने बताया था कि अरोटा के द्वारा हार्ट सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई कहाँ भेजता है? लिवर को भेजता है। तो इसको हम हिपेटिक आर्टरी कहते हैं।
हिपेटिक आर्टरी के द्वारा लीवर को ब्लड सप्लाई पहुंचाई जाती है और लीवर इस ब्लड को यूज कर कर उसको हिपेटिक वेन के द्वारा इंफीरियर वेना कावा में मिला देता है। इंफीरियर वेना कावा फिर हार्ट में जाती है और हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन फिर हम लंग्स के साथ दिखा सकते हैं और लंग्स दोबारा से हार्ट में भेजता है और हार्ट फिर से इंफीरियर आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई हिपेटिक आर्टरी के द्वारा और लिवर को भेजता है। तो लिवर, हार्ट, लंग्स, इन तीनों को दिखाना है। लिवर, हार्ट, लंग्स, लिवर, हार्ट, लंग्स, हार्ट से लंग्स को, लंग्स से हार्ट को, हार्ट से लिवर को, लिवर से हार्ट को, हार्ट को लंग्स से, लंग्स से हार्ट को, हार्ट से लिवर को, लिवर से हार्ट को, हार्ट को लंग्स से, लंग्स से हार्ट को, हार्ट को लिवर से। इन तीनों ऑर्गन्स के कनेक्शन को हम हिपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये हिपेटिक सर्कुलेशन को दिखाने वाला डायग्राम हो जाएगा। अब पूछा जा सकता है आपसे कि पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन को दिखाइए। पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन, देखिए समझना है इसको। पोर्टल मतलब सिप्स वाला सर्कुलेशन, हिपेटिक मतलब लिवर वाला सर्कुलेशन। तो कैसे सिप्स से लिवर को सर्कुलेशन जाता है, सिप्स से कैसे लिवर को सर्कुलेशन जाता है, इस सर्कुलेशन को दिखाना है। यहां से हम किस किस को मेन दिखाएंगे, सिप्स को और लिवर को। तो सिप्स को ब्लड सप्लाई आती है पोर्टल आर्टरी के द्वारा, पोर्टल आर्टरी के द्वारा सिप्स को ब्लड सप्लाई आती है। सिप्स के सभी ऑर्गन्स इस ब्लड सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं और इसे इनप्योर ब्लड बनाकर हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर को मिला देते हैं। लिवर से फिर ये इंफीरियर आर्ट वेन, इंफीरियर वेना कावा में मिलकर हार्ट को चला जाता है। हार्ट से ऑरोटा से ब्लड निकलता है और फिर पोर्टल आर्टरी के द्वारा पोर्टल वेन को, पोर्टल आर्टरी के द्वारा सिप्स को जाता है। सिप्स इस ब्लड को डायरेक्ट लिवर के साथ जोड़ देती है इनप्योर कर कर हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा। फिर ये लिवर हार्ट को भेजता है, हार्ट फिर पोर्टल वेन को भेजता है। तो सिप्स इस कनेक्शन को हम दिखा सकते हैं पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से सिप्स को, सिप्स से लिवर को, लिवर से हार्ट को, हार्ट से सिप्स को, सिप्स से लिवर को, लिवर से हार्ट को, हार्ट से सिप्स को, सिप्स से लिवर को, लिवर से हार्ट को। इस तीनों के सर्कुलेशन को हम पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं जिसमें इन तीनों ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये एक और डायग्राम बन जाता है जिसको हम पोर्टल हिपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब एक और डायग्राम पूछा जा सकता है जिसका नाम है रेनल सर्कुलेशन। रेनल सर्कुलेशन का मतलब है कि कैसे हार्ट से किडनी को ब्लड सप्लाई जाती है और किडनी उस ब्लड को यूज कर कर उसे इम्प्योर कर कर दोबारा हार्ट के इंफीरियर आर्टरी में भेज देती है। तो हार्ट से किडनी को रेनल आर्टरी के द्वारा ब्लड, प्योर ब्लड सप्लाई, किडनी उस ब्लड को यूज कर लेती है और इम्प्योर कर कर उसे रेनल वेन बना देती है। रेनल वेन के द्वारा ब्लड वह इंफीरियर वेना कावा में मिक्स हो जाता है और इंफीरियर वेना कावा से वही ब्लड आपके हार्ट को चला जाता है। हार्ट से फिर प्योर ब्लड की सप्लाई रेनल आर्टरी को जाती है और रेनल आर्टरी के द्वारा रेनल वेन बनती है। रेनल वेन आपके इंफीरियर वेना कावा में मिक्स हो जाती है और फिर ये हार्ट को चली जाती है। हार्ट से किडनी, किडनी से हार्ट, हार्ट से किडनी, किडनी से हार्ट। इस सर्कुलेशन को हम रेनल सर्कुलेशन कहते हैं और रेनल सर्कुलेशन में हम हार्ट और किडनी के बीच का कनेक्शन दिखाते हैं। इस रेनल सर्कुलेशन के साथ इस तरीके से हम इस सर्कुलेशन को समझते हैं। इस डायग्राम को हम डायग्राम ऑफ सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन, ये जो मैंने आपको डायग्राम अभी समझाया था कैसे कैसे ब्लड को, ब्लड सप्लाई पहले हिपेटिक आर्टरी को गई, फिर पोर्टल आर्टरी को गई, फिर रेनल आर्टरी को गई, तो यही इन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से समझाया है। ये डायग्राम कभी आएगा नहीं क्योंकि इसको समझना केवल आपको पढ़ने के लिए समझ आ जाएगा। आपको वही डायग्राम आएंगे जो मैंने आपको बताया, या तो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम आ सकता है या कभी छोटे छोटे डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम पूछा जाएगा तो 8 नंबर का पूछा जाएगा और छोटे छोटे डायग्राम पूछे जाएंगे तो ये हो सकता है 4 नंबर के पूछे जाएं। तो अगर 2 आएंगे तो 4 नंबर के 2 आ सकते हैं और अगर 1 पूछा जाएगा तो कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट बनाने के लिए आएगा। तो इस तरीके से इस डायग्राम को भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हमारा काम हो जाता है हार्ट एंड
कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा एंडोक्राइन सिस्टम, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको